तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है। खतरा अब पंचायत चुनाव पर भी मंडराता नजर आ रहा है, जिसके बाद पंचायत चुनाव में बेहद सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन की तरफ से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके बाद एक जगह पर एक साथ 5 लोगों से ज्यादा के जुटने पर पाबंदी लग जाएगी। आज कोरोना संकट और पंचायत चुनाव की तैयारियों से जुड़ी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आला अफसरों के साथ चर्चा की उन्होंने, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव को लेकर ये आदेश जारी किए हैं। तो पंचायत चुनाव पर कोरोना का खतरा किस कदर मंडरा रहा है, इसी पर जब आज चर्चा हुई, मीटिंग हुई, बैठक में ये बात निकलकर सामने आई कि धारा 144 लगाई जाए। एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर मनाही है। तो एक तरफ सरकार पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना नियंत्रण के लिए तमाम उपाय कर रही है, तो दूसरी तरफ खुद आम लोग कोरोना के खतरे को लेकर बिल्कुल बेपरवाह दिख रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर वाराणसी से सामने आई है, जहां पंचायत चुनाव के लिए ट्रेजरी चालान बनवाने के दौरान बैंकों में कैसी भीड़ उमड़ी पड़ी, देखिए। इस दौरान लोग पंचायत चुनाव की तैयारियों के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग भूल ही गए, मास्क लगाना भी भूल गए, धक्का मुक्की करते हुए कोरोना के खतरे को दरकिनार करके कतारों में लगे रहे। देखिए वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। वाराणसी में कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है, लेकिन सरकारी आदेश के बावजूद किस तरह से कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए, इस वक्त हम उस बैंक में मौजूद हैं जहां पर पंचायत चुनावों के मद्देनज़र ट्रेजरी चालान बनवाना है लोगों को। आप देखिए भारी भीड़, आपको इस भीड़ में बिना मास्क के लोग नज़र आएंगे। इसके साथ ही जो लोग हैं वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं ना कहीं नकारते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी देख सकते हैं आप। तो आप लोगों से पहले बातचीत कर लें। आप बताइए कि कोरोना बढ़ रहा है, सरकारी आदेश भी है कि मुंह ढकिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आप तो पूरी तरह से एकदम पैक खड़े हैं। ये मैं की सरकार है, सरकार की मानसिकता है, सरकार की सब व्यवस्था है, हम जनता है। सरकारी व्यवस्था कहीं ना कहीं अव्यवस्था को बयां कर रही है। आप देखिए सरकारी व्यवस्था से लोग नाखुश हैं और यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, ठसाठस भरी हुई लाइन है। 2 दिनों बाद 7 तारीख को यहाँ पर नामांकन होना है और अब आप देखिए लोग किस तरह से एक दूसरे के पास खड़े हैं, कई लोग बिना मास्क के खड़े हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और सरकारी जो अमला है इस पूरी अव्यवस्था से कहीं ना कहीं आपको बता दें इस अव्यवस्था से अनजान बना हुआ है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अच्छा, इन तस्वीरों ने गमछे में अपना सिर ढका है, नाक नहीं ढक रहा है। कोरोना का डर ये है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचायत चुनाव लड़कर हर कोई प्रधान बनना चाहता है, तो कोई जिला पंचायत का सदस्य। लेकिन वाराणसी में एक ऐसा शख्स भी है जिसके लिए जीत या हार से ज्यादा जरूरी है इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना, क्योंकि शख्स को लोकतंत्र के इस उत्सव के जरिए खुद को जिंदा साबित करना है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के लिए दस्तावेज बनाने वालों की लंबी कतार की ये तस्वीर वाराणसी की है, लेकिन इसी कतार में एक शख्स ऐसा भी है जो पंचायत चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश में लगा है। हाथ में मैं जिंदा हूँ का ये पोस्टर लेकर खड़ा इस शख्स का नाम संतोष है, जो 17 साल पहले अपने ही परिवार वालों की साजिश के चलते सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन अपने साथ जुड़ी इस पहचान को हटाने के लिए अब संतोष कुमार ने पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 20 सालों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। कभी राष्ट्रपति का नामांकन भर के, तो कभी डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी, तो कभी तिहाड़ जेल जाके, तो कभी लोकसभा विधानसभा। ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें हमने नामांकन नहीं भरा, और उसके बाद भी आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। लेकिन अभी हमें कल पता लगा कि मानव अधिकार ने डीएम साहब को तलब किया है। संतोष कुमार ने जब से चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाया है, तभी से वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। संतोष जहां भी जाते हैं, उनके हाथ में ये पोस्टर मौजूद रहता है। संतोष कुमार का दावा है कि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इस बार गांव की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होने के बावजूद संतोष पास के गांव जल्हूपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। बहरहाल खुद को चुनाव के जरिए जिंदा साबित करने की उनकी ये उम्मीदें पूरी होंगी या कागजी व्यवस्था में उलझकर खत्म हो जाएंगी, ये तो कुछ दिन बाद ही साफ हो जाएगा। लेकिन एक मृत घोषित शख्स के चुनाव लड़ने की खबर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। यूपी से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पंचायत चुनाव में नतीजा भाजपा के पक्ष में आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में भाजपा को अच्छा फीडबैक मिल रहा है। राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला से बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने। पंचायत चुनाव में काफी जोर शोर से तैयारी हो रही है आप लोग की तरफ से भी। आप अभी अपने क्षेत्र से लौट के आए हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स और किस तरीके से आप लोग की तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर? हम पूरी अपनी तैयारी किए हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की साख के आधार पर, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री जी को पसंद कर रहे हैं, लोग गृह मंत्री जी को पसंद कर रहे हैं, लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पसंद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग पंचायत के चुनाव में भी विकास कराने के लिए अपने गांव का, अपने क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशियों को वोट देंगे, जिताएंगे और बोर्ड बनवाएंगे। सर, क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इसको सेमीफाइनल माना जाए या मोमेंटम क्रिएट करने की बात मानी जाए यहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि समय पर उत्तर प्रदेश चुनाव कराता है, इस नाते ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव से और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सेमीफाइनल से कोई मतलब नहीं है। अब खबर गोंडा से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 87 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में पंचायत चुनाव में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ 24 घंटे में चलाए गए अभियान में कुल 87 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू और अवैध शराब बरामद की गई है। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, खासकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए एक 24 घंटे का अभियान चलाया गया था अपराधियों के खिलाफ। उसके तहत अभी तक 87 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 20 अभियुक्त ऐसे हैं जो आबकारी में अवैध शराब में लिप्त थे, 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुकदमों में वांछित थे, 13 व्यक्ति ऐसे हैं जो आर्म्स एक्ट अवैध जो असला बनाने या भंडारण में शामिल थे, 8 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई होनी थी और 39 लोग ऐसे हैं जिनमें विभिन्न प्रिवेंटिव धाराओं में कार्रवाई की गई है। और इस बड़ी कार्रवाई के तहत इतने 87 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री, उसका भांडाफोड़ हुआ है। अवैध शराब में 2 शराब भट्टी है, उसको नष्ट किया गया है। 10,000 लीटर लहर वो नष्ट किया गया है। जनपद गोंडा में तो पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन के सामने सिर्फ कोरोना ही संकट या मुश्किल नहीं है, बल्कि चुनाव के दौर में अवैध शराब और हथियार के कारोबार भी, इन पर लगाम लगाना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए इन दिनों पूरे यूपी में अवैध शराब और हथियार के कारोबार में लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। पंचायत चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई भी जोर पकड़ने लगी है। इसका नतीजा है कि हर दिन लगातार पूरे प्रदेश से अवैध शराब और अवैध हथियार की बरामदगी हो रही है। फतेहपुर में 2 थानों की पुलिस ने ललौली और मलवा में
अवैध असलाह बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें भारी संख्या में तैयार और अधबने हथियार बरामद किए गए, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के द्वारा अवैध अस्त्र शस्त्रों और वेपन्स की रिकवरी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि मलवा पुलिस को और ललोली पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं हाथ लगी है, जिसमें कि 2 तमंचा बनाने की फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 22 तमंचे और कारतूस इसमें से बरामद किए गए हैं। इनके पास से तमंचे बनाने के जितने भी उपकरण होते हैं वो सारे के सारे इसमें बरामद किए गए हैं। सीतापुर में पुलिस ने 2 अवैध हथियार फैक्ट्रियों का खुलासा करते हुए 28 तैयार और अधबने हथियार बरामद किए और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह सीतापुर के अलावा बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर और लखनऊ में भी अवैध हथियार बेचता था, जिसका इस्तेमाल पंचायत चुनाव में हिंसा फैलाने के लिए किया जाना था। गाजियाबाद में पंचायत चुनाव को देखते हुए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस की एसओजी टीम और निवाड़ी पुलिस ने अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। इस अवैध शराब का इस्तेमाल चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया जाना था। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि कल भी एक शराब फैक्ट्री थाना मसूरी क्षेत्र में पकड़ी गई थी। उसी क्रम में जब हमने सारी चीज़ें उसमें खंगाली, उसमें पूछताछ की और जब सारी चीज़ें पता करने का प्रयास किया कि ढक्कन कहाँ से आते हैं, रैपर कहाँ से आती है, बोतल कहाँ से आती है, जो स्पिरिट है इस्तेमाल होती है शराब बनाने के लिए वो कहाँ से आती है, निवाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी हमें एक फैक्ट्री मिली जो कि उसी गैंग से संबंधित लोग ये चला रहे हैं। तो दोनों ही गैंग अलग अलग जगह पर फैक्ट्री चला रहे थे। हालांकि एक ही तरह से काम करते हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह कर रहे थे। गाजियाबाद में लगातार दूसरे दिन अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसके पहले रविवार को भी गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में शराब फैक्ट्री पर छापा मारा था। दरअसल पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना शासन की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, इसलिए लगातार पुलिस महकमा और आबकारी विभाग की टीम हथियार और अवैध शराब पर लगाम कसने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में 18 जिलों में तो 15 अप्रैल को ये वोटिंग होनी है। वहीं कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। आज और कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 7 अप्रैल को ही दोपहर 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये बड़ी जानकारी है जिसके तहत 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी शक्ति जो गाजियाबाद से मौजूद है, रतीश है कानपुर से। इन दोनों से जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की तैयारी और खासकर जैसे कोरोना को लेकर गाइडलाइन आई है। रतीश आपके पास आएंगे, बताइए कि उसके पालन करने को लेकर किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन सरकार ने जारी करी है उसके बाद से जिन कई सारे प्रत्याशियों से हमारी बातचीत हुई है उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव में समर्थकों के साथ वो लोगों के पास जाते हैं, चुनाव में समर्थकों के साथ वो लोगों के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं। ऐसे में कोरोना का खौफ तो जरूर है, लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धा, उनके वर्चस्व की बात भी होती है। ग्राम प्रधानी का चुनाव हो गया, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हो गया, बीडीसी का चुनाव हो गया या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो गया, सरकार गाइडलाइंस की बात कर रही है। अधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी भी है, लेकिन चुनाव है और चुनाव एक बड़ी भूमिका निभाता है उनके जीवन में भी। 5 साल बाद ये चुनाव आया है। सरकार कुछ सारे अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती है उनके लिए कोरोना की गाइडलाइंस के बीच में इन बिल्कुल रतीश, तो ये चुनौती तो कानपुर में महसूस की जा रही है, लेकिन पहले चरण के चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी है। 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, नामांकन वापस किया जाएगा, उसके बाद प्रचार की प्रक्रिया होगी, मतदान, ये सारी चीजें हैं। चलिए अब रुक करते हैं शक्ति का। शक्ति, ये बताइए कि गाजियाबाद से कैसा रिस्पांस मिल रहा है और इस जो नियम कानून लगाए जा रहे हैं उसका असर भी देखा जा रहा है कि नहीं? देखिए, अगर गाजियाबाद में नियम कायदे कानून की बात करें तो उसकी ज़्यादातर धज्जियाँ ही उड़ती नजर आती हैं। रही प्रधानी के चुनाव की बात, तो प्रधानी के चुनाव में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि कोई मास्क में घूम रहा है या कोई प्रधान प्रत्याशी हो, चाहे जिला पंचायत प्रत्याशी हो, कोई भी मास्क ला के घूम रहा हो।
ये देहात क्षेत्र की अगर बात करें तो देहात क्षेत्र में तो खुलेआम इसकी धज्जियां ही उड़ती हुई नजर आती है। वहीं अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो कल स्क्रूटनी का अंतिम दिन है और जो जांच पत्र हैं वह उनकी जितने प्रधान प्रत्याशी हैं उनकी सबकी सांसें इस समय अटकी हुई हैं। क्या उनके नाम खारिज होंगे या उन्हें सिंबल मिलेगा? तो कहीं ना कहीं अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना का डर तो माना जा रहा है, लेकिन कोरोना का पालन कोई भी नहीं कर रहा है। जिला गाजियाबाद में ज्यादातर ऐसा ही देखा जा रहा है। चुनाव की बात करें तो ग्रामों में पुलिस की भी इतनी ज्यादा सक्रियता नहीं होती कि गांव में जाकर किसी को धमका दे या किसी को भी मास्क का पालन करा ले, क्योंकि जिस तरीके से अभी मेरठ जोन के जो आईजी हैं, आईजी प्रवीण कुमार ने भी एक आदेश जारी किया है कि मास्क ना लगाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और चालान किया जाए। हालांकि फिलहाल कुछ देर पहले ये देखा गया कि पुलिस की जितनी भी गाड़ियां थी उन सब में माइक के जरिए ये कहा जा रहा है कि आप लोग मास्क लगा लें। लेकिन बिल्कुल शक्ति, यहाँ पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन नियम कानूनों की धज्जियां उड़ती हुई भी तस्वीरें आती है। देखते हैं कि अब इसे कौन देखता है। बहरहाल आप दोनों का शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। पंचायत 75 की हम बात करें तो इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक से बढ़कर एक प्रत्याशी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं आगरा के 74 साल के एक बुजुर्ग, जिन्होंने हार और जीत की परवाह किए बगैर देश का हर चुनाव लड़ा है और इस बार भी आगरा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए वो मैदान में है। देखिए आगरा से हमारी खास रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार भाग्य आजमाने वालों में से एक शख्स ये भी है जिनका नाम है हसनूराम अम्बेडकरी, जो चुनाव राजनीति के अपने प्रेम की वजह से इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि 74 साल के हसनूराम अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में 93वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने एक बार भी जीत का मुंह नहीं देखा। ये आगरा जिला पंचायत का 30 वार्ड से ये मेरा 93वां चुनाव है। मेरा उद्देश्य केवल चुनाव हारना, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को मैं देखता हूँ कि उनमें जातवाद, भाईचारा और लूट लपाट का काम है और एक दूसरे की स्वतंत्रता खत्म होती है। हसनूराम अम्बेडकरी ने इस बार आगरा से जिला पंचायत सदस्य पद के बतौर निर्दल प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है। 74 साल के हसनूराम ने 35 साल पहले यानी 1985 में पहली बार चुनाव लड़ा था। अपने चुनावी करियर में हसनूराम ने राष्ट्रपति से लेकर ग्राम प्रधान तक का चुनाव लड़ा, लेकिन हर चुनाव में उन्हें सिर्फ हार ही नसीब हुई। लेकिन इतनी हार के बावजूद हसनूराम ने कभी चुनाव लड़ना बंद नहीं किया। सिर्फ हसनूराम ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुरमा देवी भी कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बार हसनूराम अम्बेडकरी ने अपनी पत्नी को प्रधान पद के लिए मैदान में उतारा है। हालांकि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को भी जीत मिलेगी ये कहना मुश्किल है। आगरा से बीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो पंचायत चुनाव से पहले संभल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 1 महीने के भीतर 200 अपराधियों को जिला बदर किया है। वहीं जिला बदर के बाद भी जिले में रह रहे करीब 1 दर्जन जिला बदर अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश भी किया गया है। वहीं संभल एसपी ने बताया कि आगामी चुनाव में शांति व्यवस्था में खतरा पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं संभल में पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में अब खलबली मची हुई है। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रविश कुमार गुप्ता और पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार मिश्र ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सुरक्षित मतदान के लिए रामगढ़ में मतदाता और प्रत्याशियों के साथ एक चौपाल लगाई। प्रत्याशियों को आज आदर्श आचार संहिता के बारे में समझाने के लिए सारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन चुनाव प्रचार के दौरान करने के लिए कराया गया था। इसके साथ ही कोई हिंसक घटना न होने पाए उनको सावधान भी किया गया कि किसी भी तरह से गड़बड़ एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भाग न लें, ताकि हमारा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। इसके क्रम में उनको 149 CRPC की नोटिस भी निर्गत की गई है।